हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मॉक मास्टरी 1.0 में। आज हम लोग 18वां मॉक करने वाले हैं आउट ऑफ 50। ये हमारा 18वां मॉक है। हर वीक 5-5 मॉक होता है। अगर इस तरीके से चले तो मई के मिड तक हमारा 50 मॉक कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम भी शेड्यूल मई जून में ही है। देखो, ये जो सीरीज है ना, बहुत कम लोग स्टार्ट कर पाते हैं बिकॉज कि इसके लिए ना आपको एक बहुत हाई लेवल की डिटर्मिनेशन चाहिए कि आप 50 मॉक लेकर आ रहे हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। बिकॉज कि अगर मैं इसको अगर पेड कोर्स में डाल दूं तो प्रैक्टिस बैच के नाम से बिक जाएगा ये। और बहुत सारे टीचर्स करते भी हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो जो करते हैं, बिकॉज कि उन्हें पता है कि यूट्यूब पे बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी समझ है तो मैं बोलूँगा कि इसको सीरियसली लो। ये जो मॉक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इससे पहले 17 मॉक ऑलरेडी हो रखा है और ये 18वां है। लाइन से देखते रहना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसका जो प्रिंटेबल पीडीएफ है, प्रिंटेबल नहीं सॉरी एनोटेड पीडीएफ है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस मॉक को मॉक फॉर्मेट में देना चाहते हो तो मॉक मास्टरी 1.0 ज्वाइन कर लो। 50 क्वांट मॉक मिल जाएंगे आपको। ये मॉक फॉर्मेट में है, यू नीड टू पे 149। बट अगर आप द 100 आवर्स 1.0 बैच लेते हो, देखो मैथ्स में टाइम बहुत कम रह गया है, कुछ एक चैप्टर्स आपके डाउट्स में होंगे अभी भी, ज्वाइन कर लो। लाइव बैच है ये। सिर्फ 100 से 120 आवर्स के बीच में हम लोग 4000 से ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। इसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस भी इंक्लूड है, तो फायदा उठाओ, ज्वाइन कर लो। 6 मंथ्स का ज्वाइन कर लो अभी, अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो। 27 वालों मतलब 2-3 वीक में नया बैच आ जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। अगर 50 आदमी, देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क आपको वन शॉट मिल गया होगा संडे को, यानी कल डल गया है यूट्यूब पे, तो वो आई होप आपने देख लिया होगा। 50 men can complete a work in 40 days. They begin the work together, but a batch of 5 men left after each period of 10 days. तो पूछा है कि इस काम को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। देखो है क्या सवाल, क्या कह रहा है, देखो 50 आदमी ना, 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये कह क्या रहा है, हर 10 दिन में ना 5 आदमी कम होता रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर पहले 10 दिन की बात करें तो 50 आदमी होंगे, फिर अगले 10 दिन 45 आदमी होंगे, फिर अगले 10 दिन 40 आदमी होंगे, फिर अगले 10 दिन 35 आदमी होंगे। इस तरीके से काम चल रहा है, हर 10 दिन में 5 लोग घटते जा रहे हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 1 से 10 डेज, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, दोनों इंक्लूड है। ओके, इस तरीके से काम चल रहा है। तो काम को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं हम। मान लो कि एक आदमी एक काम करता है, एक आदमी एक काम करता है, तो 50 आदमी एक दिन में 50 काम करेगा और 40 दिन चलता है, यानी टोटल वर्क जो है ना वो 2000 है। टोटल वर्क कितना है, 2000 है। अभी देखो अगर 50 आदमी 10 दिन काम करते हैं ना तो 500 काम हो गया। 45 आदमी 10 काम करेंगे ना, 450 काम हो गया। 40 आदमी 10 दिन काम करेंगे ना, 400 काम हो गया। 35 आदमी 10 दिन काम करेंगे ना तो 350 काम हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखोगे तो इन 40 डेज हमने कितना काम कर लिया है, 5 4 9 4 13, 3 16 1 1700, 1700 काम हो चुका है 40 दिन में। ओके, अभी देखो अगले 10 दिन में ना 30 लोग काम करेंगे और ये काम देखो पूरे 2000 काम हो चुका है, बट टोटल दिन कितने लग गए, 50 दिन। कितने दिन लग गए, 50 दिन। ऐसे ही करना था इस क्वेश्चन को, इजी है, इस तरीके से करवाया जा रहा है कि बिगिनर भी देख सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। जो एवरेज वेट है ना एक क्लास ऑफ 22 स्टूडेंट, वो 42 केजी है। अगर दो नए स्टूडेंट 33 और 39 केजी को मैं ऐड कर दूं ना, तो पूछा है व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। अब देखो अगर आप बिगिनर हो, अगर आपने एवरेज चैप्टर नहीं पढ़ा, हालांकि अगले 2 वीक में एवरेज चैप्टर भी वन शॉट का आ जाएगा, आप वहां से देख सकते हो, तो आप इसको कैसे करोगे। देखो 22 स्टूडेंट थे और इनका एवरेज था 42, दो नए स्टूडेंट आ गए हैं, कितना
इनका वजन है 33 और 39, यानी कि 72। तो नया एवरेज क्या आएगा? अब तो 24 बंदे हो गए ना हमारे पास टोटल। देखो 22 बंदे का वजन इतना था और ये जो दो नए आए हैं इनका वजन इतना है। अब अगर आप इसे डिवाइड करोगे, 6 कॉमन ले लो, इवन 42 कॉमन आ सकता है, 6 भी कॉमन आ रहा है, 6 के बाद 7 नहीं, मतलब पॉइंट में आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। बाकी इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? देख भाई सिंपल सी बात है, 22 बंदों का एवरेज है 42, दो बंदे आए हैं जिनका वजन है 72 कंबाइंड, यानी एवरेज वेट है 36। आपको कंबाइंड पूछा है ना, आपसे कंबाइंड पूछा है, तो कंबाइंड वेट 36 मान लो, तो ये 0, ये +6 प्लस 132, ये डेविएशन बोलते हैं इसको। यानी कि जो नया एवरेज आएगा ना वो आ जाएगा 36 प्लस 132 अपॉन में 24। ठीक है, ये 5.5 है, यानी 41.5 है। ओके है? और भी तरीके हैं, बिल्कुल तरीके हैं। और तरीका देखो जिसमें ना आप बहुत कम पेनिंग का यूज करते हो। कैसे? थोड़ा ये जो है ना, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मतलब प्रैक्टिकल दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखो कैसे, एवरेज था 42, ये लोग लेकर आए हैं 36, दो बंदे हैं, एवरेज था 42, ये लोग 36 लेकर आए हैं, यानी कि एवरेज से अगर आप देखोगे तो 6-6 केजी दोनों कम लेकर आए हैं, 12 केजी कम है, 12 केजी कम है, एवरेज से 12 केजी कम है जो पहले का एवरेज था। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये 12 के 12 जो है ना, ये 39 आदमी में बांट देना होगा, सॉरी 24 आदमी में। देखो ये जो 12 केजी कम लेकर आया है ना, तो नया बंदा कितना हो गया 24 ना, तो आप देखोगे एवरेज जो है ना वो 0.5 रिड्यूस हो जाएगा। इसके लिए ना आपको प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। ठीक है, ये कोई क्योंकि पेन नहीं लगा रहे हम इसमें पेन नहीं, दिमाग का यूज कर रहे हैं। देखो कैसे, समझो समझो इस चीज को कि 22 बंदा था 42, दो बंदा लेकर आया है 36, तो ये जो है ना एवरेज से कितना कम है, 6 कम है ना, दो बंदे यानी 12 कम है। दो, क्योंकि एक बंदा 6 केजी कम लाया, दो बंदे 12 केजी। अब ये जो 12 कम लाया है ना, इसकी भरपाई कौन करेगा? सारे के सारे बंदे मिलके। तो 22 पहले था, दो ये था, तो ऑन एन एवरेज देखोगे ना तो सबको 0.5 का नुकसान हुआ है, यानी नया एवरेज 41.5 हो गया। ठीक है, ये सबसे इजी अप्रोच है, बट अगेन एग्जाम में आपको थोड़ा फास्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक नंबर को जब मैं सक्सेसिवली डिवाइड कर रहा हूं 3, 4, 7 से ना, तो रिमाइंडर आता है 2, 3, 5। पूछा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइडेड द सेम नंबर। अगर सेम नंबर को मैं अगर 84 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, आपसे ये पूछा है। देखो एक नंबर है, सक्सेसिवली डिवीजन सबसे पहले समझो क्या है। जैसे 10 है, मैंने 3 से डिवाइड किया, ठीक है, 10 नहीं, मैं मान लेते हैं एक नंबर मान लेता हूं मैं 160 मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहां पे, 3 5 15, 3 3 9, 159। तो रिमाइंडर क्या आया 1। फिर जब मैं 53 को मान लेते हैं 6 से डिवाइड करता हूं मैं, तो रिमाइंडर आएगा 5। और फिर 8 को मान लेते हैं 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो रिमाइंडर कितना आया 0। तो आप ये कह सकते हो कि एक नंबर है जिसको मैं सक्सेसिवली 3, 6 और 4 से डिवाइड करूं ना, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, 5 और 0। क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, वो बना लोगे आप, क्वेश्चन बनाओगे। तो अब देखो क्या है, जैसे क्वेश्चन ऐसा रहा होगा, समझना, जब मैंने 3 से डिवाइड किया ना उस नंबर को, तो रिमाइंडर क्या आया 2। ठीक है, अब 4 से जब मैं यहां पे जो भी था ना Q, उससे डिवाइड किया ना, तो रिमाइंडर कितना आया 3। और एट द एंड जब मैंने 7 से डिवाइड करता हूं ना उस नंबर को, जैसे मान लो यहां Q1 आया है, Q1 को, तो रिमाइंडर क्या आया है 5। अगर आप ये स्टेप समझ जाओगे ना तो इस क्वेश्चन में कभी आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो 3 से डिवाइड किया, क्वेश्चन आया है Q, रिमाइंडर आया है 2। 4 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन आया है Q1 और रिमाइंडर आया है 3। सेम 7 से डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन हमें नहीं पता क्या आया है और रिमाइंडर 5 है। जब हमें नहीं पता तो हम तो कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो एक काम करते हैं, हम ना यहां पे 0 मान लेते हैं, समझो, हम ना यहां पे 0 मान लेते हैं। मेथड ऐसा सीखो जो रिटेन कर पाओ। 7 से किया,
0 आया है, 5 आया है, मतलब पता है क्या है, Q1 जो है ना ये 5 है। ठीक है, 5 को 7 से डिवाइड करो, क्वेश्चन 0, रिमाइंडर 5। आप 12 भी रख सकते थे यहां पे, जैसे कुछ भी मान सकते हो। जैसे यहां पे मैंने अभी 0 माना है, मान लो मैंने 1 मान लिया, तो अगर मैंने 1 माना ना तो ये 12 हो जाएगा। कुछ भी मान के करोगे आ जाएगा, तो मैंने 0 माना क्योंकि छोटा होता है वो। 1 मानोगे तो 12 आएगा। क्यों? क्योंकि Q1 जो होगा ना वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस रिमाइंडर यानी जो भी शेषफल होता है। तो बट हमने क्या माना? 12। तो यहां 5 आया है ना। अब देखो ये 5 हमने यहां से उठाया है। अब एक बात बताओ, ये 5, ये 4, ये 3, तो Q कितना होगा? तो Q होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस 3 यानी 23। 4 को 23 को 4 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन 5 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। अब ये 23 हमने कहां से उठाया था? यहां से। आप खुद देखो, 23 या 69 2 71, ये 71 आया है, 71। अगर मैं 84 से डिवाइड करूं 71 को, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 71 ही आएगा, क्योंकि छोटा है उससे। आप बोलोगे सर कुछ और ले लेते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हो, यू आर एब्सोल्युटली फ्री। आप कुछ भी ले सकते हो। देखो सेम, अगर मैंने मान लो यहां पे 1 लिया होता तो यहां 12 होता। ठीक है, यहां क्या होता? 12 होता। अब देखो यहां 12 होता तो 12 चौके 48, 3 51 होता है यहां पे। अब ये 51 होता तो 51 गुना 3 153, 2 155। 155 को 84 से डिवाइड करोगे तो अभी भी रिमाइंडर 71 ही आएगा। ओके, मैं LHS RHS लिख लिख के ऐसे ऐसे करके आंसर आ जाएगा वो नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मुझे रिटेन करवाना होता है चीजों को। ठीक है, जिस चीज के लिए ना मुझे 4 बार पढ़ने की जरूरत पड़े ना और याद करना पड़े, मैं वो बच्चों को कभी नहीं सिखाता, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम वाले दिन भूल जाओगे। ये क्वेश्चंस रोज तो करने ही नहीं होते हमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2x माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का होल क्यूब इज इक्वल टू y ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a माइनस b। देखो दो ऑप्शंस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, एक तो आप ओपन कर दो या फॉर्मूला लगा दो a की क्यूब माइनस b की क्यूब का। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यू आर एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, देखो a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां पे आप देखोगे तो a जो है ना वो हो जाएगा हमारा 2x माइनस 5y, और जो b है ना वो हो जाएगा 2x प्लस 5y। ठीक है, अब देखो a माइनस बी, जब मैं इसमें से माइनस करता हूं तो देखो 2x से 2x कैंसिल, माइनस 5y माइनस 10y आ जाएगा इनटू में। ठीक है, इनटू में a स्क्वायर क्या आएगा? देखो 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 20xy प्लस में b स्क्वायर। अगेन देखो 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 20xy प्लस ए बी 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां देखो क्या क्या कट रहा है। सबसे पहले तो ये कट गया 25y स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, ये कट गया। अब देखोगे तो माइनस 10y इज इक्वल टू 4 4 4 12x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर आएगा। और ये किसके इक्वल है? अगर आप गौर से देखोगे तो ये बराबर है y को यहीं रहने दो, इस 10 को अंदर लिख चले जाओ, माइनस 10 को, तो माइनस 120x स्क्वायर माइनस 250y स्क्वायर। जब आप इसको कंपेयर करते हो y ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर से, तो यू विल फाइंड कि a की जगह है माइनस 120 और b की जगह है माइनस 250। क्या पूछा आपसे? 2a यानी माइनस 240 माइनस b, तो ये प्लस हो जाएगा 250 में से 40, 10 इज योर आंसर। बहुत शानदार सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आज कोई नहीं बोलेगा भगा रहा हूं। ठीक है, पहले मैं एक्चुअली ये उसी के लिए है, ये है जो क्या कहते हैं, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए है ये बैच, बट बिगिनर्स भी देख रहे हैं। A sum of money invested at simple interest triple of itself in 8 year and becomes n times in 20 year। पूछा n कितना होगा? देखो सिंपल सी बात है,
ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ, यानी 1 से 3 हो गया 8 साल में। तो ये बताओ 1 से कितना हो जाएगा 20 साल में। ध्यान रखना ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये मत भूलना। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि कमाई हर साल सेम रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह नहीं कि बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, हर साल सेम रहता है। देखो 1 से 3 होने का मतलब होता है 2 रुपए कमा लिया आपने। 1 से 3 मतलब 2 रुपए कमा लिया, क्योंकि 1 रुपए तो आपने खुद ही लगाए थे ना, तो 3 में से 2 ही तो आपकी कमाई है ना। अब आप देखो कि 2 रुपए कमाने में 8 साल लग गए, तो 20 साल में कितना कमाओगे? आप बोलोगे सर 5 रुपए कमाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 साल में 1 रुपए कमा रहे हो आप, तो 20 साल में 5 रुपए कमाओगे। 1 रुपए लगाया था और 5 रुपए कमा लिया, तो कितने मिलेंगे? 6, तो बिकम्स 6 टाइम्स। सुंदर है, अति सुंदर क्वेश्चन है, अति सुंदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 384 मीटर, वो एक इलेक्ट्रिक पोल को 12 सेकंड में क्रॉस करता है। देखो जब कोई भी ट्रेन चल रहा होता है ना, तो वो इलेक्ट्रिक पोल को अगर वो क्रॉस करता है मतलब वो अपनी लेंथ को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, यानी कि 384 मीटर वो 12 सेकंड में जा रहा है, तो उसकी खुद की स्पीड जो है ना वो है 12 तिया 36, 12 तिया 36, हाँ 32 मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्या है, यही ट्रेन अनदर ट्रेन जिसकी लेंथ सेम है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको 12 सेकंड में क्रॉस कर लेता है। पूछा दूसरे ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। देखो सिंपल सी बात है, अगर इसकी 384 है तो उसकी भी 384 होगी, तो डबल ऑफ 384। उसकी स्पीड को p मान लेते हैं मीटर पर सेकंड में, और इसकी स्पीड है 32। कितना टाइम लग रहा था? 12 सेकंड लग रहा है ना। अब देखो 2 से कटाइए, 6 से कट करोगे, अब 36, 6 6 24। नाउ p प्लस 32 इज इक्वल टू 64। p की वैल्यू आ जाएगी 32, यानी 32 मीटर पर सेकेंड। यही इसका आंसर है। कितना आसान है। 7वां देखो, 20% ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सेकेंड नंबर एंड देन सेकेंड नंबर डिक्रीजेस टू इट्स 70%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर? देखो क्या कह रहा है, 2 नंबर है, समझो बाद में इसको डायरेक्ट बताऊंगा कैसे करना है। 2 नंबर है मान लो, नंबर हमेशा ना इस तरीके से एज्यूम किया करो कि इजी हो करना। अब देखो ये क्या कह रहा है, 20% ऑफ अ नंबर, इसका 20% मान लो। जब मैं सेकंड में से घटा देता हूं ना, ठीक है, 20% ऑफ अ नंबर सबसेक्टेड फ्रॉम अ सेकेंड नंबर, द सेकेंड नंबर डिक्रीजेस टू इट 70%, तो क्या बचता है? 70b। नाउ इसको इधर ले आओ, 30b इज इक्वल टू 20a। यहां से आप देखोगे b और a का रेशियो आ जाएगा 2:3, 3:2 कर दो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टू सेकंड पूछा है। कितना आसान है। ओके, बाकी आप देखो इसको डायरेक्ट कैसे करोगे। ये ना डायरेक्ट होने वाला है, ये तो मैंने इजी तरीका बता दिया आपको, ठीक है, लेकिन फास्ट तरीका हमेशा इजीएस्ट हो जरूरी नहीं है। ओके, देखो एक का 20 घटा रहे हो और दूसरा 70% पे पहुंच गया, मतलब ये है कि पहले नंबर का जो 20% है ना, दूसरा नंबर 70% हो गया, यानी 30% डाउन हो गया, उसके 30% के बराबर है। तो अब देखोगे ए और बी परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 3:2। कायदे से ये एक ही लाइन का था, 2 लाइन भी इसके लिए ज्यादा है। 8 देखो, व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। अच्छा एक बात बताओ, 18 में ऐसा क्या घटाऊं कि 6 आ जाए? आप बोलोगे सर 18 माइनस पी इज इक्वल टू 6, पी इज इक्वल टू 12, ऐसे ही लिखोगे ना आप। बट क्यों ना मैं सीधा नहीं कर सकता कि 18 में से 6 घटा दो यानी 12, तो 18 में से 12 घटाओगे तो 6 आएगा। सीधा भी तो कर सकते थे ना। तो आपसे यही पूछा है कि व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स की क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई की क्यूब टू गेट एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। देखो मैंने माइनस किया ना, तो इसलिए साइन चेंज हो गया है। अब देखो कुछ नहीं करना, एक्स की क्यूब में से एक्स की क्यूब कैंसिल, वाई की क्यूब से वाई की क्यूब कैंसिल हो जाएगा। माइनस कर रहे हो ना, तो मैंने माइनस ऑलरेडी लगा दिया है, ठीक है।
माइनस लगा दिया है तो अब आपको सिर्फ ऐड करना इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा आंसर? -3x² प्लस में 3xy²। ठीक है। When digit A is added to the number this, then it is divisible by 9. And when digit B is subtracted from the number this, then it is divisible by 9. पूछा A plus B क्या होगा? देखो, पहले इसको जोड़ो। 5 5 10 7 17 8 25। 25 में ऐसा क्या ऐड करूं कि वो 9 के टेबल में आ जाए? आप बोलोगे कि सर 2 ऐड कर दो, क्योंकि 27 9 के टेबल में आता है। तो ये रहा A। अब अगला है 2715। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए बस। देखो, 7 1 8 2 10 5 15। 15 में ऐसा क्या घटाऊं कि ये 9 के टेबल में आ जाए? 6। तो B इज इक्वल टू 6। A 2 है, B 6 है, A प्लस B हमारा 8 हो जाएगा। क्लियर? इजी है। 10 देखो, if the rate of interest is 5%, then what would be the difference between compound and simple interest received on 10,000 after 3 year? मैं हमेशा इस क्वेश्चन में ना केक मेथड बताता हूं बच्चों को, ठीक है? कुछ बच्चे इसको ट्री मेथड भी कहते हैं। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लेना चाहिए वन शॉट से, अगर दिक्कत है तो। मेरे किसी भी मेथड में प्रॉब्लम है ना, अगर आपको लग रहा है कि यार ये मेथड तो अच्छा है बट मुझे नहीं आता, अब बहुत सिंपल है कि हम 20 क्वेश्चंस करते हैं तो 20 मेथड सीखते हैं। 20 मेथड आप एक दिन में तो नहीं सीख पाओगे। तो आप बस जो भी चैप्टर, जैसे इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट वन शॉट डाल दो, आ जाएगा। अर्थमेटिक के जितने भी वन शॉट है ये नेक्स्ट 2 वीक में फिनिश हो जाएगा। 3 ही चैप्टर रह गए हैं। 6 क्लासेस मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। देखो, 5% है, प्रिंसिपल है हमारा 10,000, रेट है हमारा 5% और 3 ईयर। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख पाऊंगा, डायरेक्ट बेकार होता। देखो, सिंपल इंटरेस्ट पूछा होता 10,000 का 5%, ये सिंपल इंटरेस्ट है एक मेथड में, 3 साल का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब देखो फर्क क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में। अब अगले साल ना आपको 500 पे भी 5% इंटरेस्ट देना है, 25, ये डबल हो जाता है। फिर 25 का 5% 1.25। ये जो है ना, ये हमारा डिफरेंस होता है। इतना फास्ट है ये, फॉर्मूला लगा के देख लो, इससे फास्ट नहीं लगता, इससे फास्ट कुछ भी नहीं है। DE is a chord and KD is a secant। देखो, एक सर्कल है KDE, एक सेकेंट है। सेकेंट होता है, छेदक रेखा बोलते हैं, जो बाहर से सर्कल को टच करे और फिर पार करे, ठीक है, यहां पे जाके रुक जाता है। KH इज अ टेंजेंट। KH क्या है? टेंजेंट है। पूछा KH कितना होगा? देखो, कभी भी अगर एक सेकेंट और टेंजेंट दिखे ना, आपने क्या ध्यान रखना है कि KH का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो KD इंटू KE के बराबर होता है। जैसे K से D, K से E, तो KD कितना है क्वेश्चन में? 9। और KE कितना होगा? देखो, KD हमारा है 9 और DE है हमारा 7, तो KE हो जाएगा 16। 16 नमा 144, स्क्वायर उधर जाएगा, 12 बचेगा। इसको इतने ही प्यार से करना है। अगर आप इससे थोड़ा भी ज्यादा टाइम लेते हो, दैट मीन्स कि यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है। 12वां देखो, 10 की पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर 1 है। पूछा है cos की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा? आई मीन 11 इंटू में cos की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में cos स्क्वायर कितना होगा? देखो, यहां साइन में भी दे सकता था, cos में। देखो, साइन का cos के साथ रिश्ता है, बट 10 का cos के साथ कोई रिश्ता नहीं है। बट ध्यान रखना, 10 और cos का ना sec के साथ रिश्ता है। तो इस सवाल में ना कहीं हमें sec का यूज करना है। किसका यूज करना है? sec का यूज करना है, तभी आप इस सवाल को इजी कर पाओगे। ठीक है, तभी आप इजी कर पाओगे। क्या हम कर पाएंगे? क्योंकि देखो, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, यानी sec स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है। या तो 1 प्लस 10 स्क्वायर बन ही नहीं रहा, फिर तो और मुश्किल हो जाएगी। फिर और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? क्यों ना मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं। देखो, जैसे 10 की पावर 4 है, साइन की पावर 4, कॉस की पावर 4, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
आप देखोगे साइन की पावर 4 प्लस में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस की पावर 4। बट ये रखने से भी कुछ नहीं होगा। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, 10 की पावर 4 को साइन की पावर 4 अपॉन में कॉस की पावर 4 किया, फिर 10 स्क्वायर को मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर लिखा। अब जब मैं एलसीएम लूंगा ना तो नीचे कॉस की पावर 4 आएगा जो वहां चले जाएगा और यहाँ पे ये बचेगा। अब देखो अगर मैं साइन स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू कॉस की पावर 4, इनडायरेक्टली ये 1। अब आप देखोगे साइन स्क्वायर जो है ना वो कॉस की पावर 4 के बराबर है। एस मतलब साइन है, सी मतलब कॉस है। अब जरा गौर से देखो, कॉस की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस की पावर 4 को क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर पहले से ही था। बट ध्यान रखना इनके साथ में ना 11 भी था, तो ये तो 1 आ गया, 11 इंटू 1 11। तरीका देखो, बाकी तो दिख रहा था कि या तो ये होगा या ये होगा। हल्का सा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। 13 देखो, द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय विच नंबर, 3 11 11 बट नॉट 3, नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 11, 3 बट नॉट 11। देखो आपको ना डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो पहले 3 का चेक करो, 5 1 6, 6 3, 4 2 6, 2 1 3 3, 3 5 1 6, ये 3 के टेबल में तो नहीं आ रहा, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब 11 का चेक करना पड़ेगा कि ये 11 के टेबल में आ रहा है या नहीं। तो 11 का क्या रूल होता है, पहले आप ऑड प्लेसेस को जोड़ो, 1 6 7, 2 9, 1 10, 13 16 17। अब आप इवन प्लेसेस को जोड़ो, 5 3 8, 4 12, 2 14, 4 18, 5 23। क्या 23 और 17 का डिफरेंस 9 के टेबल में, सॉरी 3 या 11 के टेबल में आ रहा है? द राइट आंसर इज नो। दैट मीन्स कि 11 के टेबल में भी नहीं आ रहा। तो नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 11, नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 11। 14 देखो, if the difference between interior and exterior angle of a regular polygon is 144 degree, what is the number of sides? देखो बहुत सिंपल होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का डिफरेंस दे रखा है 144, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर। वैसे तो इंटीरियर भी इसे ही स्टार्ट होता है, मैं तो भूल गया, स्पेलिंग भूल गया मैं, देखो 180। अब देखो हमें ना एक्सटीरियर निकालना है, तो -2 एक्सटीरियर इज इक्वल टू -36। अब देखोगे कि एक्सटीरियर एंगल जो है ना यहां से आ जाएगा आपका 18, एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 18। नाउ 360 डिवाइडेड बाय 18, नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा यहां से 20। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 बाय n, तो एक साइड का भी फॉर्मूला हो जाएगा क्या, एक्सटीरियर एंगल, सॉरी 360 अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। आसान है, बहुत आसान है। बोथ ए एंड बी सेल देयर वॉच एट द रेट ऑफ 5000 पर वॉच। ए 25% प्रॉफिट अर्न कर रहा है जबकि बी को 10% लॉस हो रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी? देखो ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, और दोनों का ना सेलिंग प्राइस सेम है, ऐसा ही है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ ए बी। देखो कैसे, पहला वाला बंदा 25% कमा रहा है, यानी 4 का सामान 5 में बेच रहा है, अगला वाला बंदा 10 का सामान 9 में बेच रहा है, तभी तो 10% का लॉस हो रहा है ना। अब आप जब पड़ोसी बिठाओगे ना तो यू विल फाइंड कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 36 है और कॉस्ट प्राइस ऑफ बी 50 है। 36 और 50 का रेशियो जो होगा ना वो 18 और 25 आ जाएगा। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। प्रॉफिट एंड लॉस में ये भी पढ़ाया हुआ है, हर एक चीज जो मैं यहां करवा रहा हूं मैंने पढ़ा दिया है, थोड़े दिन में एडवांस के साथ भी ऐसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इन द गिवन फिगर MNP, SQR, NQR, MSR आर स्ट्रेट लाइन। यार फिगर ही नहीं है,
रॉन्ग क्वेश्चन, बेनिफिट टू ऑल चले जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हालांकि इजी होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 15? कॉस स्क्वायर 15 कितना होगा? पहले ना आपको कॉस 15 निकालना पड़ेगा, ठीक है। कॉस 15 निकालना पड़ेगा। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कैसे करोगे? देखो, कॉस 45 माइनस 30, कॉस 15 होता है ना, ठीक है। या फिर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पता है क्या? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद है? थोड़ा दिमाग लगाना होता है, आंसर तुरंत आ जाता है। ऐसे साइन का भी निकाल सकते थे आप, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है। अब बोलोगे सर इससे कैसे निकालेंगे? तो इससे ऐसे निकालेंगे, देखो, कॉस 2 थीटा यानी कि कॉस 30 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 15 माइनस 1, ठीक है। कॉस 30 जो होता है ना वो √3/2 होता है। अब आप देखोगे 2 कॉस स्क्वायर 15 इज इक्वल टू √3/2 प्लस 1, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। नाउ कॉस स्क्वायर 15 इज इक्वल टू √3 + 2 अपॉन में 4, √3 + 2 अपॉन में 4, ये रहा इसका आंसर। अब आप इससे ना साइन भी निकाल सकते थे, और जब साइन निकाल दोगे ना तो साइन कॉस से 10 भी निकल जाएगा, ठीक है। बाकी cos 45 माइनस 30 cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। इसको डबल एंगल ट्रिपल एंगल बोलते हैं। 18वां देखो, इफ द एवरेज ऑफ 24 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 289, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर? देखो आपसे क्या बोला है, एवरेज ऑफ 24 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, 24 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है ना, इनका एवरेज क्या है? 289 है, यानी ये बीच में है बिल्कुल। इससे पहले वाला 288 होगा, फिर 290 होगा, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और ये भी पीछे बढ़ता रहेगा। ओके, कैसे करोगे? तो जैसे देखो 24 है ना, 24 टोटल था ना, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर हाईएस्ट पूछा होता ना, हाईएस्ट, तो आप क्या करते? 289 प्लस जो भी दे रखा है उससे एक कम कर दो, 23 ऐड कर दो, ठीक है। और अगर लोवेस्ट पूछा होता तो जो भी है उसमें से एक कम करना है, 24 है तो एक कम कर दो। तो सबसे बड़ा नंबर जो है ना वो आ जाएगा 312, और सबसे छोटा जो आएगा ना वो आ जाएगा 266। इनका डिफरेंस 46 होता है, ठीक है। आप देखोगे इन दोनों का भी एवरेज 289 ही होगा, खासियत ये है। ये जो हमने दो निकाले थे ना, इनका भी एवरेज यही होगा, 289। अच्छा सवाल है। एबीसी एक ट्राइंगल है, डी एक पॉइंट है साइड बीसी पे। एबीसी इज अ ट्राइंगल एंड डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी। BC is equal to 16, BD is equal to 11, और क्या दे रखा है? ADC जो है ना वो BAC के बराबर है। तो लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू व्हाट? देखो BC दे रखा है, देन BD दे रखा है, ये एंगल इस बड़े वाले एंगल के बराबर है। तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं ये सिमिलैरिटीज लगाने वाला क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? सिमिलैरिटीज वाला। अब बोलोगे सर कैसे? ठीक है, तो उसी पे काम करते हैं। देखो कैसे, 11 और 5 16 होता है ना। हाँ ठीक है, देखो दो ट्राइंगल बन रहा है यहां पे। एक ट्राइंगल है ABC बड़ा वाला, और क्योंकि इसने BAC दिया है ना, वैसे तो आप इसको भी लगा सकते हो, इसको भी लगा सकते हो, BAC और ADC। अब दोनों में पहले देखेंगे कि सेम क्या है। जैसे देखो एंगल A इसमें और इसमें एंगल D बराबर है, और उसके अलावा आप देखोगे एंगल C कॉमन है दोनों में। तो दो ट्राइंगल जैसे ही, दो एंगल जैसे ही बराबर हो गया ना, दैट मींस कि ट्राइंगल AC
B. It's similar to triangle DCA. Now, AC upon में DC is equal to CB upon में CA is equal to AB upon में DA. ये ध्यान रखना. Now, यहां देखो AC into AC, AC स्क्वायर is equal to DC into CB. CB कितना है? 11 और 5 16. तो AC is nothing but रूट 80. रूट 80 यानी 4 रूट 5. सिमिलरिटीज अगर आती होगी तो आप ये कर पाओगे, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को धीरे धीरे अपने से दूर जाते हुए पाओगे. ठीक है, और मैं नहीं चाहता ये आपसे दूर जाए, तो प्लीज अच्छे से कर लेना. क्वेश्चन नंबर 20वां देखो. हाउ मेनी मीटर्स ऑफ 2 मीटर वाइड क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट विद द डायमीटर ऑफ द बेस 14 मीटर, स्लैंट हाइट 9 मीटर, इग्नोरिंग द वेस्टेज. देखो ये क्या कह रहा है, हमें ना एक कॉनिकल टेंट बनाना है कपड़े से. कपड़े का विड्थ तो दे रखा है 2 मीटर. अब बताओ लेंथ कितना होगा. देखो एरिया ऑफ कपड़ा ये होगा. क्यों? क्योंकि जो कपड़े का जो शेप होता है ना वो रेक्टेंगुलर होता है. ये बराबर होना चाहिए कर्ड सरफेस एरिया से. कर्ड सरफेस एरिया क्यों? क्योंकि जब आप बना रहे हो ना कोन, तो भैया कोन तो कपड़े से बनता है, और कोन बाहर वाला पार्ट कर्ड सरफेस एरिया कहलाता है. और कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर. डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगा. अब देखो, अब हमें ना एल चाहिए. स्लैंट हाइट ऑलरेडी दे रखा है. अच्छा, मैं सोचा था निकालना पड़ेगा. अब देखो 7 से 7 गया, 2 से कटा 11, 11 गुना 9 99 मीटर. आई होप मजा आया होगा आपको. ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं. कर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू नथिंग बट पाई आर एल. ठीक है, मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्दी. मैं एक बार फिर से बताता हूं, ये जितने भी कंसेप्ट्स है ना, आपने जितनी भी जगह मैथ्स पढ़ी है ना, उन लोगों ने ना आपसे एक चीज झूठ बोला है. पता है क्या? क्योंकि मैथ्स टफ है. आपको ना मैथ्स का एक लॉजिक को ग्रिप करना है, समझना है. उसके बाद इससे आसान आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा. और यही चीज हम आपको अपने बैच में सिखाते हैं, द 100 आवर्स 1.0. तो अगर 2026 आपका टारगेट है तो गो फॉर 200 आवर्स 1.0. अच्छा इधर है, ओके, इधर मॉक मास्टरी है. ठीक है, केवल 499 में आपको 6 मंथ, 999 में 12 मंथ्स और 1499 में 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है. आप कितनी बार भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, जैसे देखना है वैसे देख सकते हो. धन्यवाद आपका. बहुत जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से.